नंदिता पहली बार शादी के बाद अपने ससुराल पहुंची। आज मेरी पहली रसोई है, इसलिए मैं अपने ससुराल वालों को मसालेदार फ्राइड राइस बनाकर खिलाती हूँ कि तभी उसकी ननद पिंकी वहां पर आ गई। खबरदार भाभी, जो आपने इस मिक्सी को हाथ भी लगाए तो। ये मिक्सी मुझे मेरी बहुत ही खास दोस्त ने गिफ्ट की थी, इसे मेरे अलावा कोई नहीं छू सकता। अरे तो इसमें इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात है ननद जी, मैं मसाला अपने हाथों से ही बना लूंगी। वेरी गुड। इतना बोलकर पिंकी वहां से चली गई। उसके बाद नंदिता सिलबट्टे पर अपने हाथों से ही मसाला पीसने लगी। ये देखकर थोड़ी देर में पिंकी की हमशक्ल बहन रिंकी वहां पर आ गई। अरे भाभी, आज के जमाने में आप अपने हाथों से ही मसाला पीस रही हो, सामने मिक्सी रखी है, उसे यूज कर लो। नंदिता रिंकी की बात सुनकर हैरान हो गई और मन में सोचने लगी, अभी तो इसने कहा था कि मेरी मिक्सी यूज ना करे और अभी कह रही है कि मिक्सी यूज कर लो। ये क्या बात हुई? चलो ठीक है, जब कह रही है तो यूज कर लेती हूँ। ठीक है ननद जी, आप लोग आराम कीजिए, मैं मिक्सी से ही मसाला बना लेती हूँ। इतना बोलकर रिंकी वहां से चली गई। अब नंदिता मिक्सी में फिर से मसाला पीसने लगी। इतने में उसकी जुड़वा बहन पिंकी फिर से वहां आ गई। पिंकी ने गुस्से में मिक्सी उठाई और जमीन पर पटक दी। भाभी, एक नंबर की पागल औरत हो क्या? मैनर्स नहीं है आपके अंदर? अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताकर गई हूँ कि मेरी मिक्सी यूज मत करना, फिर भी आपने मेरी मिक्सी को हाथ कैसे लगाया? उनकी आवाज सुनकर रसोई घर में नंदिता की सास और उसका पति विक्रम आ गया। नंदिता, पिंकी, ये क्या लगा रखा है तुम दोनों ने? नंदिता ने सारी बात बताई। नंदिता की बात सुनकर उसकी सास और पति दोनों ही हंसने लगे। बहू, बात दरअसल ये है कि तुम्हारी दोनों नंदे जुड़वा हैं। रुको, अभी बुलाती हूँ। रिंकी, अरे ओ रिंकी, जरा रसोई घर में आना। थोड़ी देर में वहां पर रिंकी आ गई। उसे देखकर नंदिता हैरान हो गई। अच्छा, तो ये बात है, सारा कंफ्यूजन इसी वजह से हुआ है। ठीक है, मैं अपने हाथों से ही मसाले बना लूंगी। पिंकी गुस्से में वहां से चली गई। खैर, रात में सुहागरात के बाद दोनों सो गए। सुबह नंदिता जल्दी से उठ गई और सबके लिए चाय बनाने लगी। तभी वहां पर रिंकी आ गई। भाभी, मैंने सुना है कि आप इलायची वाली चाय बहुत अच्छी बनाते हो। हाँ रिंकी, लोग तो ऐसा ही कहते हैं। अरे भाभी, आपने मुझे कैसे पहचान लिया कि मैं रिंकी हूँ? तुम्हारी बातों से रिंकी, तुम बहुत ही नम्र मिजाज की हो। वहीं तुम्हारी हमशक्ल बहन पिंकी, उसके अंदर गर्मी भरी रहती है। इतने में नंदिता की ननद ने चाय का कप उठाया और गुस्से में जमीन पर पटक दिया। भाभी, मैं रिंकी नहीं पिंकी हूँ। मैं तो बस आपके सामने रिंकी बनने का नाटक कर रही थी, ताकि पता तो चले कि आप मेरे बारे में क्या ख्यालात रखती हैं। कि तभी वहां पर रिंकी भी आ गई। पिंकी, हमारी नई नई भाभी आई है, जब देखो तू बर्तन ही तोड़ा करती है। तू शायद भूल गई, हम दोनों ने मिलकर ये रसोई बनाई थी, और इतनी खूबसूरत रसोई घर को तू यूं ही बर्बाद कर रही है। देखिए, आप दोनों की लड़ाई की वजह सिर्फ मैं हूँ। आप दोनों बाहर जाइए, मैं ये सारा कचरा साफ कर देती हूँ और फिर आप लोग के लिए चाय बनाकर लाती हूँ। सुबह सुबह लड़ना अच्छी बात नहीं होती। पिंकी और रिंकी बिना कुछ बोले वहां से चली गई। नंदिता को लगा कि वो उन्हें समझाने में कामयाब रही, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दोनों बाहर जाकर एक दूसरे के बाल नोचने लगी। वहीं उन्हें लड़ता देख विक्रम और उसकी माँ आ गए। रिंकी, रिंकी, कम से कम अब तो बच्चों की तरह लड़ना बंद कर दो। हमारी नई नई बहू आई है, वो क्या सोचेगी तुम दोनों के बारे में? मुझे पता है कि आप दोनों सिर्फ मुझे ही डांट रहे हो, रिंकी को तो डांटोगे नहीं। चुप, अब कुछ भी नहीं बोलोगे तुम दोनों। मैंने बोला अंदर जाओ तो अंदर जाओ। दोनों बहनें मुंह लटकाकर चुपचाप कमरे के अंदर चली गई। अब ये रोज का काम हो गया था। अपनी रसोई को लेकर दोनों ही हमशक्ल बहनें लड़ती रहती थी। अपनी बहनों की वजह से विक्रम बहुत परेशान रहता था। परेशानी होने वाली कोई बात नहीं है, मुझे अच्छी तरह से पता है आप क्यों परेशान है। मुझे समझ में नहीं आता कि इन दोनों का क्या करूं मैं। बहनें होकर आपस में ऐसे लड़ती हैं जैसे एक दूसरे की दुश्मन हो। रिंकी बेचारी सीधी है, उसे सारा काम भी आता है, लेकिन पिंकी, इसे तो कुछ भी नहीं आता, फिर भी लड़ती रहती है। पता नहीं इससे शादी कौन करेगा। शादी से याद आया, अब उन दोनों की शादी की उम्र तो हो ही गई है। पहले आप पिंकी की शादी कर दीजिए। हाँ, मैं पिंकी के लिए लड़का देख रहा हूँ। हो सकता है कल ही पंडित जी लड़के वालों को लेकर आ जाए। विक्रम और नंदिता की बातें चुपके से पिंकी ने सुन ली। अब पिंकी मन ही मन सोचने लगी, आज भैया मुझ पर बहुत गुस्सा हुए थे। अगर मेरी वजह से मेरी शादी ना हुई तो भैया और माँ बहुत परेशान होंगे। मुझे तो चाय तक बनानी नहीं आती, क्या करूं? यही सब सोचकर पिंकी परेशान होती रही, यहाँ तक कि उसे रोना भी आ रहा था खुद पर। वो अपने कमरे में अकेले बैठकर अपनी शादी के बारे में ही सोचती रही। कल लड़के वाले आएंगे और मुझसे ही चाय नाश्ता बनाने को कहा जाएगा। अगर मैं चाय भी ना बना पाई तो मेरी कितनी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। हे भगवान, कुछ चमत्कार कर दो ताकि मेरे भाई और माँ की बेइज्जती ना हो लड़के वालों के सामने। पिंकी की ये सब बातें हमशक्ल बहन रिंकी ने सुन ली। अगली सुबह पिंकी को लड़के वाले देखने आ गए।
लड़का किसी कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पर था, इसीलिए विक्रम वो रिश्ता अपने हाथों से किसी भी कीमत पर जाने नहीं देना चाहता था। बहन जी, आपका बेटा तो हमें पसंद है, बस एक बार आप हमारी बेटी से मिल लीजिए, फिर रिश्ता तय कर देते हैं, उसे सारा काम आता है। उन लोगों की ये सब बातें रिंकी दूर से सुन रही थी और मजे ले रही थी। अभी तो माँ पिंकी की बहुत तारीफ कर रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद सच्चाई का पता चल जाएगा और ये शादी टूट जाएगी, क्योंकि पिंकी को तो पानी तक उबालना नहीं आता। तभी रिंकी के पास उसकी भाभी नंदिता आ गई। रिंकी, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, तुम अपनी बहन के बारे में ऐसा सोचती हो। भाभी, वो मेरे बारे में कैसा सोचती है भूल गई। उसने कितनी बार आपको उल्टा सीधा कहा है, बर्तन उठाकर फेंक दिए, ये कोई अच्छे गुण है उसके? देखो रिंकी, तुम्हारी बहन कैसी भी हो लेकिन है तो तुम्हारी बहन ही। अगर उसका रिश्ता टूटा तो सोच, तेरे भाई को और सासू मां को कितना दुख होगा। एक अच्छा रिश्ता हाथ से चला जाएगा, और जब किसी लड़की का रिश्ता एक बार टूट जाता है ना, तो पूरे समाज में उसकी बहुत बेइज्जती हो जाती है। उस इंसल्ट को पिंकी बिल्कुल भी नहीं सह पाएगी। एक बहन होने के नाते तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। थोड़ी देर बाद नंदिता की सास ने पिंकी को आवाज लगाई। अरे पिंकी बेटा, देखो मेहमान आ गए हैं, चाय नाश्ते का इंतजाम करो। अपनी माँ की आवाज सुनकर कमरे में बैठी पिंकी की रूह कांप गई। जी माँ, अभी आई। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैंने तो भाभी को कितना उल्टा सीधा कहा है, वो भी मेरी मदद नहीं करेंगी। खैर, पिंकी डरते डरते रसोई घर में गई तो देखा कि रिंकी ने पहले से ही चाय और ढेर सारा नाश्ता बनाकर रखा था। नंदिता भी वहीं पर थी। घबराओ मत पिंकी, मैंने चाय नाश्ता सब कुछ बना दिया। मुझे तो पहले ही पता था तुझे कुछ बनाना तो आता नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं ही बना दूं। मुझे माफ कर देना रिंकी, मैंने आज तक जिंदगी भर तुझे बहुत सताया, और आज तूने मेरे लिए इतना सब किया, समझ में नहीं आता तेरा कैसे धन्यवाद करूं। धन्यवाद करना है तो भाभी का करो, मेरा नहीं। उन्होंने ही मुझे ये सब समझाया। भाभी, मैंने आपको कितना सताया, आपको बुरा नहीं लगा क्या? मुझे माफ कर दीजिए अगर हो सके तो। अरे पिंकी, एक परिवार में ये सब तो चलता ही रहता है। अब जल्दी से चाय नाश्ता लेकर जाओ वरना ठंडा हो जाएगा। वैसे लड़का हैंडसम है। वो रिश्ता फाइनली तय हो गया। विक्रम और उसकी माँ हैरान हो गए कि आखिर पिंकी ने ये सब किया कैसे। लड़के वालों के जाने के बाद उन दोनों को सारी सच्चाई पता चल गई और दोनों इस बात से खुश हुए कि फाइनली नंदिता की वजह से दोनों हमशक्ल बहनों का लड़ना बंद हो गया। अब बस करते हैं ना, बहुत देर हो गई। रुक ना तन्नू, कितना मजा आ रहा है, थोड़ी देर और खेलते हैं ना। नहीं यार, मुझे अब भूख लग रही है। खाना कैसे खाएगी? क्यों, मम्मी कहाँ है? मम्मी तो अभी तक आई ही नहीं, पहले वो आएंगी फिर खाना बनाएंगी और उसमें तो बहुत टाइम लगेगा ना। ओफो, तब तक मैं क्या करूं? मुझे तो बहुत जोर की भूख लग रही है। अच्छा रुक, मैं कुछ करती हूँ। अब सुन, दूध ब्रेड खाएगी? हाँ हाँ खा लूंगी। मुझे पता था, तू यहीं रुक, मैं दुकान से ब्रेड लेकर आती हूँ। ये है मनीषा और तनीषा, दोनों जुड़वा बहनें हैं। जब तनु और मनु छोटी थी तभी एक हादसे में उनके पिता की मौत हो गई। तभी से तनु और मनु की माँ ममता पर ही घर और बाहर की सारी जिम्मेदारियां थी। ममता को आने में अभी वक्त था, सो मनु दुकान से जाकर एक ब्रेड का पैकेट खरीद लाई और उसे दूध में तोड़कर अपनी छोटी बहन को दे दिया और फिर, ले तन्नू, बन गया तेरा दूध ब्रेड। थैंक यू दीदी। क्या कहा? दीदी? अच्छा, वैसे तो सारा दिन मनु मनु कहकर चिल्लाती रहेगी, और तुझे दूध ब्रेड क्या दे दिया? तेरे आचार विचार संस्कार सब बदल गए। हाँ तो निकल गया मुंह से, बोल तो क्या करूं? अब तुम ही बता दो मुझे, क्या बुलाऊं, दीदी या मन्नू? रहने दे, तेरे मुंह से दीदी ज्यादा अजीब लग रहा है, तू तो मन्नू ही बुला मुझे। मन्नू की इस बात पर दोनों बहनें हंसने लगी। फिर दोनों बहनों ने दूध ब्रेड खाया और फिर खेलने लगी। पर अब क्या खेलें? घर घर तो नहीं खेलना मुझे। मेरे पास एक आइडिया है, तू जाकर 2 पेन लेकर आ, तू मेरे हाथ में मेहंदी लगा, फिर मैं तेरे हाथ में मेहंदी लगाऊंगी पेन से। हाँ ये अच्छा रहेगा, लेकिन पेन से नहीं, फिर पेन मिटता नहीं है, मम्मी गुस्सा करेंगी। एक काम करते हैं, वाटर कलर से मेहंदी बनाते हैं, वो झट से धुल भी जाएगा। हाँ यार, ये सही रहेगा और हमारी मेहंदी भी रंगीन हो जाएगी। पर हम कौन सा डिजाइन बनाएं? एक बढ़िया सा मोर बनाते हैं।
मेहंदी बनानी है, पेंटिंग नहीं। बड़ी आई मोर बनाने वाली। हाँ तो क्या हो गया, चलना बनाते हैं। इसके बाद दोनों बहनों ने वाटर कलर लिए और एक दूसरे के हाथ पर मोर के डिजाइन वाली मेहंदी बनाने लगी। फिर करीब 1 घंटे बाद दोनों दरवाजे की तरफ अपना मुंह कर बैठ गई। वो दोनों अपनी माँ का इंतजार कर रही थी। तभी उनकी माँ ममता आ गई और फिर, तन्नू मन्नू कैसी हो तुम दोनों, कोई शैतानी तो नहीं की ना? नहीं मम्मी, पता है मुझे भूख लग रही थी तो मन्नू ने मुझे। मन्नू, मैंने कितनी बार मना किया है, जब मैं घर में नहीं होती हूँ तो गैस के पास मत जाया करो। अरे अगर आग वाग लग गई तो फिर क्या करोगी तुम दोनों? अरे मम्मी सुन तो लो, वो कह रही है कि मैंने उसे दूध ब्रेड बना कर दिया था, गैस का तो उसमें कोई काम ही नहीं था। अच्छा फिर ठीक है। वो क्या है ना, आज मैं बहुत थक गई हूँ इसीलिए ठीक से सुन नहीं पाई। चलो जल्दी से, अब जल्दी से तुम दोनों के लिए खाना बना देती हूँ। हाँ मम्मी, पर पहले ये तो देखो, हम दोनों ने एक दूसरे के हाथ में मेहंदी लगाई है। ये क्या है? मैंने और मन्नू ने मोर का डिजाइन बनाया है। मोर? पर ये तो बतख लग रही है। देखा, तेरी मोर बतख लग रही है और मम्मी मेरा मोर देखो तो। ये तो मुर्गा लग रहा है। ममता की इस बात पर तीनों जोर जोर से हंसने लगे। आज बहुत दिन बाद ममता इतना खुलकर हंसी थी। पति की मौत के बाद से जिम्मेदारियों ने जैसे उसकी हंसी छीन ली थी। उसके पति राहुल की मौत के बाद ममता ने एक ब्यूटी पार्लर खोल लिया था, जहां वो सारा दिन मेहनत करती थी और वहां से जो भी पैसे मिलते थे उन्हीं से अपना घर चलाती थी। मम्मी एक बात कहूं? हाँ बोलना। आप अपने पार्लर में पूरी दुनिया को मेहंदी लगाते हो, हम दोनों को भी लगाओ ना। अच्छा तो बताओ क्या बनाऊं तुम्हारे इन छोटे छोटे हाथों पर? मम्मी आप एक काम करो, आप ना हमारे एक हाथ पर एक रानी बनाओ बिल्कुल अपने जैसी, और एक हाथ में एक सुंदर सा राजा बिल्कुल पापा जैसा। दोनों के हाथों पर एक जैसा डिजाइन? हाँ मम्मी प्लीज ना। अच्छा बाबा ठीक है, तो चलो बनाते हैं। जाओ सबसे पहले दोनों अच्छे से हाथ धोकर आओ। ममता ने पहले मन्नू के एक हाथ में रानी बनाई और दूसरे हाथ में एक सुंदर सा राजा। मेहंदी लगाते हुए ममता को अपने पति राहुल की याद आ रही थी। वो भीगी आंखों से मेहंदी लगाती रही। उसने मन्नू के बाद तनु के हाथों में भी ठीक वैसे ही राजा रानी बनाए। मेहंदी लगवाते लगवाते दोनों बहनें सो गईं। ममता उनकी मासूम शक्लों को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने उन दोनों को चादर ओढ़ाई और फिर अपने कमरे में जाकर सो गई। उसकी नींद अभी लगी ही थी कि तभी रात में उसे जोर की आवाज सुनाई दी। उसके घर के दरवाजे की कुंडी टूट चुकी थी और 2 लोग उसके सामने खड़े थे। क्या हाल है भाभी जी, नमस्ते। रोहन तुम, ये क्या तरीका है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में इस तरह घुसने की? मेरा घर? तेरा नहीं, ये मेरे भाई का घर है, और अब जब वो इस दुनिया में नहीं है तो अब ये घर मेरा हुआ। और सिर्फ ये घर ही क्यों, उसके खेत, उसकी जमा पूंजी, सब कुछ मेरा है। नहीं, ये सब मेरा और मेरी बच्चियों का है, तो कभी ये सब हमसे नहीं छीन पाएगा। ये बात तो ठीक है, पर इसका भी एक हल है मेरे पास। सोचो प्यारी भाभी, अगर तुम ही ना रही तो तब तो ये सब मेरा होगा ना। हाँ? बांध दो इसे कुर्सी से और आग लगा दो इस घर में। और सुनो जरा, हल्ला कम करना। ऊपर वाले कमरे में मेरी प्यारी भतीजियां सो रही होंगी, उनकी नींद नहीं टूटनी चाहिए। चाचा उनको तकलीफ नहीं देना चाहता है। मैं चाहता हूँ कि वो सोते सोते ही अपने पापा के पास चली जाएं, बिना किसी तकलीफ के। रोहन अपने भाई की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए हैवानियत पर उतर आया था। उसने ममता को कुर्सी से बांधकर पूरे घर में आग लगा दी और दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। उसे लगा कि उसने ममता और उसकी दोनों बेटियों को हमेशा के लिए रास्ते से साफ कर दिया है, पर ऐसा था नहीं। शोर से मन्नू की नींद खुल गई और उसने छिपकर रोहन और ममता की सारी बातें सुन ली थी। उसने फौरन तनु को उठाया और खिड़की खोलकर पीछे के रास्ते से भाग निकली, लेकिन रोहन को इस बात की खबर लग गई। उसके आदमियों ने उन दोनों का पीछा किया, लेकिन उन्हें चकमा देने के लिए जैसे ही दोनों बहनें एक दोराहे पर पहुंची तो तन्नू दाएं मुड़ गई और मन्नू बाएं। और फिर पूरे 20 साल बाद। तन्नू भाग भाग जा। क्या हुआ मम्मा, आप ठीक तो हो ना? अब हाँ मेरी बच्ची, बुरा सपना देखा मैंने। अब सो जाओ, तुम सो जाओ। मन्नू अब एक 10 साल की बच्ची की माँ थी। उसने अपनी बेटी रिंकी को अपनी गोद में सुला लिया और फिर उसी शाम। मम्मा मैं बच्चों के साथ बाहर खेलने जाऊं? हाँ जाओ, पर जल्दी घर आ जाना। ठीक है? ठीक है मम्मी। रिंकी अपने दोस्तों के साथ खेलने लगी। तभी एक लड़के ने उसके हाथों को देखकर उससे पूछा, तेरे हाथ में ये ड्राइंग किसने बनाई है रिंकी? अरे पागल, इसे मेहंदी कहते हैं। वो मेरी मम्मा ने करवा चौथ का व्रत रखा था ना,
तो उन्होंने अपने हाथों में यही मेहंदी लगाई थी। मैंने भी मम्मा से कहा कि वो मेरे हाथों में वैसी ही मेहंदी लगा दे। जरा दिखा तो सही। क्या हुआ कुश, तू ऐसे क्यों बोल रहा है? पता है, जो मेरी क्लास टीचर है ना, कल मैंने उनके हाथों में भी सेम टू सेम ऐसी ड्राइंग देखी थी, बिल्कुल ऐसी ही। एक हाथ में राजा और एक हाथ में रानी, और वो दोनों राजा रानी बिल्कुल ऐसे ही दिख रहे थे। क्या बोल रहा है? लेकिन ये डिजाइन तो सिर्फ मेरी मम्मी बनाती है। अच्छा एक काम कर, तू मेरे साथ मेरे घर चल। पर क्यों? मैं अपनी मम्मा से पूछूंगी कि उन्होंने ये डिजाइन कहाँ से देखकर सीखा। मेरा घर बस पास में ही है, आजा। अब मैं मम्मा से बोलकर तुझे मैंगो जूस पिलवाऊंगी। पर मैं लेट हो जाऊंगा, मुझे घर जाना है। इसके बाद रिंकी अपने दोस्त कुश को अपने साथ घर ले गई। कुश पहली बार रिंकी के घर जा रहा था और जैसे ही मनु ने घर का दरवाजा खोला तो कुश एक बार फिर हैरान रह गया। तनिषा मैम, आप यहाँ रहते हो? नहीं बेटा, मैं तनीषा नहीं मनीषा हूँ। क्या तुमने क्या कहा अभी? तनीषा? मैम सॉरी आंटी, वो मेरी क्लास टीचर है ना तनिषा मैम, आप बिल्कुल उनके जैसी दिखती हैं। वो जोर जोर से रोने लगी। फिर उसने आंसू पोंछते हुए कुश से पूछा, कहाँ रहती है तुम्हारी तनिषा मैम, तुम्हें पता है? नहीं, पर मेरी मम्मी को पता है। आप चलो मेरे साथ मेरे घर, वो आपको बता देंगी। मनु ने फौरन कार निकाली और फिर कुछ ही घंटों के बाद वो तनु के घर के सामने खड़ी थी। दरवाजे की घंटी बजाई और जैसे ही दरवाजा खुला तो वाकई तनु सामने खड़ी थी और उसके हाथों में वही मेहंदी थी जो उन दोनों ने बचपन में अपनी माँ से लगवाई थी। पूरे 20 सालों के बाद एक दूसरे से मिलकर तनु और मनु सन रह गए, लेकिन उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो एक दूसरे